नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। ये है UGMP Annex 1। हाँ, जो स्टेराइल दवाएं बनाने के नियमों से जुड़ा है। बिल्कुल। और अगस्त 2022 में इसका नया संस्करण आया, जो अब मतलब अगस्त 2023 से पूरी तरह लागू भी हो गया है। हमने इसके लिए जो सोर्स देखा है वो है EU Annexia I PDF दस्तावेज। और हमारा इरादा है कि हम इन नए नियमों की मतलब 2022 वालों की 2008 के पुराने नियमों से तुलना करें हाँ, ताकि समझ सके कि असल में क्या बदला है। और दवा कंपनियों के लिए इसका क्या मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं ये गहरी पड़ताल। और देखिए, ये समझना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि ये नियम सिर्फ यूरोप में जो दवा बना रहे हैं उन्हीं पर नहीं लगते। अच्छा। हाँ, बल्कि जो दवाएं वहां इंपोर्ट होती हैं, मतलब भेजी जाती हैं, उन पर भी ये लागू होते हैं। और एक अच्छी बात ये भी है कि ये नए वाले नियम अब WHO, पिक्स और हाँ, अमेरिकी FDA उनके मानकों से भी ज्यादा मेल खाते हैं। तो मतलब एक तरह की ग्लोबल हार्मनी बढ़ रही है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। वैश्विक स्तर पर एक रूपता बढ़ी है, जो अच्छी बात है। हाँ, ये तो है। अच्छा, सबसे पहली बात जो मुझे थोड़ी चौंकाने वाली लगी वो ये कि 2022 का Annex 1 ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे तो पूरी तरह से दोबारा लिखा गया है। दस्तावेज का साइज ही देखें तो करीब करीब 4 गुना हो गया है और 10 नए सेक्शंस हैं इसमें। हाँ, ये अपने आप में ही काफी कुछ कहता है कि बदलाव कितने बड़े लेवल पर हैं। सही। लेकिन साइज से भी ज्यादा जरूरी है, मुझे लगता है, सोच में जो बदलाव आया है। पहले मतलब 2008 वाले वर्जन में जोर ज्यादातर नियमों के पालन और क्वालिटी मेजरमेंट पर था। हाँ, मतलब चेकलिस्ट जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। अब 2022 वाले में सोच बदली है। अब फोकस एक व्यापक संदूषण नियंत्रण रणनीति यानी कंटैमिनेशन कंट्रोल स्ट्रेटजी CCS पर है। CCS ये टर्म बार बार आ रहा है। थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे, ये है क्या असल में? हाँ, देखिए, आसान शब्दों में कहें तो CCS एक पूरी सोची समझी योजना है। ये सिर्फ एंड प्रोडक्ट नहीं देखती, ये पूरे प्रोसेस को देखती है। आपकी फैसिलिटी का डिजाइन कैसा है, मशीनें कैसी हैं, लोग कैसे काम कर रहे हैं, हवा की क्वालिटी, सफाई का तरीका, मतलब हर वो चीज जिससे कंटैमिनेशन यानी संदूषण हो सकता है। सब कुछ कवर करती है ये। हाँ, ये स्ट्रैटेजी इन सबको जोड़कर देखती है और ये पक्का करती है कि कंटैमिनेशन रोकने के लिए हर जरूरी कदम उठाया गया है या नहीं। मतलब अब सिर्फ नियम टिक करना काफी नहीं है। अच्छा। कंपनियों को बाकायदा ये साबित करना होगा कि उन्होंने कंटैमिनेशन रोकने की एक अपनी पूरी तरह इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी बनाई है और वो उसे लगातार इंप्रूव भी कर रहे हैं। यानी अब सिर्फ पालन नहीं बल्कि एक पूरी फिलॉसफी, एक रणनीति बनानी होगी। और इसी के साथ एक और टर्म जुड़ा है, गुणवत्ता जोखिम प्रबंधन या क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, QRM। हाँ, QRM। ये दोनों मिलकर ही 2022 संस्करण की नींव है ना? एकदम सही कहा आपने। CCS और QRM ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। QRM हमें ये समझने में मदद करता है कि भाई रिस्क कहाँ-कहाँ ज्यादा है और उन रिस्क को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। फिर CCS उन कदमों को एक बड़ी योजना में पिरो देता है। देखिए, सिद्धांत ये कहता है कि सबसे पहले तो फैसिलिटी, इक्विपमेंट, प्रोसेस, इनको सही से डिजाइन करो। हाँ, डिजाइन सबसे पहले। बिल्कुल। फिर अच्छी प्रक्रियाएं बनाओ और सबसे आखिर में आती है मॉनिटरिंग सिस्टम, जो ये दिखाए कि हाँ भाई, सब कुछ ठीक चल रहा है। सिर्फ आखिर में टेस्टिंग कर लेने से स्टेरिलिटी की गारंटी नहीं मिल जाती। सही बात है। कंट्रोल तो शुरू से ही चाहिए। हाँ, कंट्रोल शुरू से होना चाहिए। तो क्या 2008 वाले संस्करण में CCS का कोई जिक्र नहीं था? मतलब ये बिल्कुल नया है। नहीं, CCS का कॉन्सेप्ट 2022 में एकदम नया है। 2008 में इसका कोई जिक्र नहीं था। QRM का जिक्र पहले भी था, ऐसा नहीं है कि नहीं था, लेकिन अब 2022 में इस पर बहुत ज्यादा, मतलब बहुत क्लियरली जोर दिया गया है और इसे सीधे CCS से लिंक कर दिया है। इसे पूरी स्ट्रैटेजी का सेंटर पॉइंट बना दिया है। ये तो वाकई एक बड़ा शिफ्ट है सोचने के तरीके में। अच्छा, अब अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें सेक्शन 4 जो क्वालिफिकेशन या योग्यता का है और सेक्शन 9 जो मॉनिटरिंग यानी निगरानी का है, इन्हें अलग अलग रखा गया है। इसका क्या महत्व है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले ये चीजें थोड़ी मिली-जुली सी लगती थी। अब इनको अलग करने से रेगुलेटर ने ये साफ कर दिया है कि देखो भाई, किसी जगह या मशीन को शुरू में सेटअप करना और उसकी योग्यता साबित करना वो एक चीज है। सेक्शन 4। और फिर रोज के काम में लगातार ये देखते रहना कि सब कंट्रोल में है, वो दूसरी चीज है। सेक्शन 9।
अच्छा, दो अलग अलग फेज हो गए। हाँ, सेक्शन 4 इनिशियल सेटअप और वैलिडेशन पर फोकस करता है, जबकि सेक्शन 9 रोजमर्रा की कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग पर, ताकि कंट्रोल बना रहे। इससे कंपनियों को दोनों के लिए ज्यादा क्लियर गाइडेंस मिलता है। ठीक है, तो पहले सेक्शन 4 यानी परिसर योग्यता प्रेमिसेस क्वालिफिकेशन पर बात करते हैं। जब हम क्लीन रूम या साफ हवा वाले उपकरणों को योग्य बनाने की, क्वालिफाई करने की बात करते हैं, तो इसमें किस तरह के टेस्ट शामिल होते हैं? देखिए, इसमें कई तरह के टेस्ट होते हैं। ये पक्का करने के लिए कि हवा साफ रहे, जैसे फिल्टर में कोई लीकेज तो नहीं है, ओके। हवा में पार्टिकल्स की गिनती सही है। फिर ये देखा जाता है कि हवा सही ढंग से बह रही है या नहीं, उसकी स्पीड क्या है, प्रेशर डिफरेंस कितना है, हवा की डायरेक्शन क्या है, उसे विजुअलाइज करके भी देखते हैं। अच्छा, धुएं वगैरह से? हाँ, स्मोक स्टडीज वगैरह से। फिर माइक्रोबियल कंटामिनेशन की जांच होती है, हवा में भी और सतहों पर भी। और हाँ, बेसिक चीजें जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब भी। एक और टेस्ट होता है रिकवरी टेस्ट। रिकवरी टेस्ट वो क्या होता है? मतलब अगर किसी वजह से मान लीजिए दरवाजा खुला रह गया और कमरा थोड़ा गंदा हो गया, तो वो कितनी जल्दी वापस अपनी तयशुदा सफाई के लेवल पर आता है। अच्छा, कितनी जल्दी रिकवर करता है? हाँ, इन सब का मकसद यही है कि ये पक्का हो जाए कि जगह और उपकरण वैसे ही काम कर रहे हैं जैसा डिजाइन किया गया था। समझ गई। अच्छा, क्लीन रूम ग्रेड्स होते हैं A, B, C, D। इनमें पार्टिकल्स की लिमिट होती है। जी। क्या 2022 और 2008 के बीच इन लिमिट्स में कोई बड़ा फर्क आया है? पार्टिकल काउंट लिमिट्स जो हैं 0.5 माइक्रोमीटर और 5.0 माइक्रोमीटर के लिए, वो ग्रेड A, B और C के लिए काफी हद तक वैसी ही हैं। लेकिन 2022 का संस्करण दो कंडीशंस, एट रेस्ट जब कोई काम नहीं हो रहा, कोई कर्मी नहीं है, और इन सिमुलेटेड ऑपरेशंस जब काम का सिमुलेशन चल रहा हो, इनके लिए लिमिट्स को ज्यादा साफ तौर पर बताता है। सबसे बड़ा बदलाव ग्रेड डी के लिए है। पहले ग्रेड डी में इन ऑपरेशन मतलब काम के दौरान पार्टिकल्स की एक फिक्स्ड लिमिट थी। हाँ। अब 2022 में ऐसा नहीं है। कंपनियों को खुद रिस्क असेसमेंट करना होगा, और अगर पुराना डेटा है तो उसके आधार पर यह लिमिट तय करनी होगी। अच्छा, तो ग्रेड डी के लिए अब कोई तय नंबर नहीं है, कंपनी खुद तय करेगी। इसका क्या मतलब हुआ कंपनियों के लिए? इसका मतलब है कि कंपनियों को अब अपने ग्रेड डी एरिया को और बेहतर तरीके से समझना होगा। उन्हें अपना रिस्क असेसमेंट मजबूत करना होगा और ये जस्टिफाई करना होगा कि उन्होंने जो लिमिट तय की है वो उनके स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए सही और सेफ है। ये थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी भी ज्यादा डालता है। हाँ, ये तो है। और हवा की स्पीड, खासकर उन जगहों पर जहां यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो होता है। यहाँ भी थोड़ा सा न्यूआंस है। हवा की स्पीड की गाइडलाइन रेंज तो वही है, 0.36 से 0.54 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब 2022 का संस्करण कहता है कि सिर्फ इस रेंज में स्पीड मेंटेन करना काफी नहीं है। आपको अपनी CCS यानी कंटामिनेशन कंट्रोल स्ट्रैटेजी में साइंटिफिक रीजनिंग देनी होगी कि आपने जो स्पीड चुनी है वो क्यों सही है। अच्छा, वजह बतानी होगी। हाँ, और साथ ही आपको एयर फ्लो विजुअलाइजेशन स्टडीज से, मतलब स्मोक स्टडीज से ये दिखाना होगा कि हवा वाकई असरदार तरीके से पार्टिकल्स को दूर ले जा रही है। सिर्फ मीटर पर नंबर देखना काफी नहीं, उसका असर दिखाना जरूरी है। समझ गई। और माइक्रोबियल कंटामिनेशन की लिमिट्स क्वालिफिकेशन के टाइम पर 2022 संस्करण में क्वालिफिकेशन के दौरान माइक्रोबियल कंटामिनेशन की मैक्सिमम लिमिट्स दी गई हैं टेबल 3 में। यहाँ एक खास बात यह है कि अब सैंपल कहाँ-कहाँ से लेने हैं, उनकी संख्या और जगह, ये सब एक डिटेल्ड रिस्क असेसमेंट पर बेस्ड होना चाहिए। ओके। इसमें कमरे का ग्रेड क्या है, हवा कैसे बह रही है, विजुअलाइजेशन स्टडी से पता चलेगा, आपकी प्रोसेस क्या है, इन सब को ध्यान में रखना होगा। ग्रेड ए के लिए तो उम्मीद यही होती है कि कोई ग्रोथ ना मिले, जीरो कंटामिनेशन। ठीक है, चलिए अब उपकरणों पर आते हैं। सेक्शन 5। ऐसा लग रहा है कि पार्टिकल काउंटर्स की क्वालिफिकेशन पर खास ध्यान है इस बार। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। पार्टिकल काउंटर ही तो बताते हैं हवा में कितने कण हैं, उनका सही होना बहुत जरूरी है। 2022 संस्करण पार्टिकल काउंटर्स और उनकी सैंपलिंग ट्यूबिंग, वो नली जिससे हवा खींचते हैं। हाँ वही, उसकी क्वालिफिकेशन पर ज्यादा जोर देता है। ट्यूब कितनी मोटी है, कितनी मुड़ी हुई है और कितनी लंबी है। आमतौर पर 1 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जब तक कोई खास वजह न हो। क्यों, लंबाई से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। लंबी या ज्यादा मुड़ी हुई ट्यूब में पार्टिकल्स दीवारों से चिपक सकते हैं या कोनों में खो सकते हैं, जिससे आपको हवा में पार्टिकल्स की सही संख्या का पता नहीं चलेगा। ओह अच्छा। तो इन सब डिटेल्स पर अब ध्यान देना जरूरी है। और एक और तकनीकी शब्द है आइसोकाइनेटिक सैंपलिंग हेड्स। इसके बारे में क्या कहा गया है? हाँ, आइसोकाइनेटिक सैंपलिंग हेड ये जरूरी है ताकि हवा का सैंपल उसी स्पीड से लिया जाए जिस स्पीड से हवा खुद बह रही है। मतलब हवा की स्पीड से मैच करते हुए। बिल्कुल।
सोचिए, अगर तेज बहती हवा से आप धीरे धीरे सैंपल लेंगे तो क्या आपको सही पता चलेगा कि हवा में कितने कण थे? नहीं ना। नहीं। नहीं। तो सही स्पीड से सैंपल लेने पर ही सही काउंट मिलता है। 2022 संस्करण कहता है कि यूनिडायरेक्शनल एयरफ्लो में इन हेड्स का इस्तेमाल करना ही करना है, मैंडेटरी है, और इन्हें क्रिटिकल जोन के जितना हो सके उतना करीब रखना है। 2008 में भी कुछ तो रहा होगा इस बारे में। हाँ, 2008 में भी पोर्टेबल काउंटर और छोटी ट्यूबिंग की बात थी, पर 2022 में पूरी क्वालिफिकेशन प्रोसेस पर ज्यादा डिटेल में और ज्यादा जोर देकर बताया गया है। ठीक है, तो हमने देखा कि परिसर और उपकरणों को कैसे क्वालिफाई करना है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। असली चुनौती तो इसे बनाए रखने में है, रोजाना। और यहीं पर सेक्शन 9 यानी रूटीन मॉनिटरिंग हमारी सीसीएस का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन जाता है। बिल्कुल सही कहा। सेक्शन 9 पूरी तरह से रोजमर्रा की रूटीन की निगरानी के बारे में है। ये सीजीएमपीएस का ही एक हिस्सा है और इसका काम है ये देखना कि हमने जो कंट्रोल्स लगाए हैं, डिजाइन, प्रक्रियाएं वगैरह, वो लगातार ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आमतौर पर नॉन वायबल पार्टिकल्स, मतलब निर्जीव कण, और वायबल पार्टिकल्स यानी माइक्रोब्स, इनकी मॉनिटरिंग शामिल है, हवा में भी और सतहों पर भी और कर्मियों पर भी। अच्छा, लोगों पर भी? हाँ, स्टाफ की भी मॉनिटरिंग होती है। इसके अलावा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी की मॉनिटरिंग, और हाँ, एसेप्टिक प्रोसेस सिमुलेशन, एपीएस, मतलब मीडिया फिल जिसे कहते हैं, नकली दवा बनाकर पूरी प्रोसेस को टेस्ट करना, वो भी इसी का हिस्सा है। ये सब मिलकर बताते हैं कि सिस्टम कैसा चल रहा है। हाँ, पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि इनमें से कोई भी एक चीज अकेले स्टेरिलिटी की गारंटी नहीं दे सकती, लेकिन सब मिलकर हमें एक अच्छी तस्वीर देते हैं कि हमारा सिस्टम कितना कंट्रोल में है। तो ये मॉनिटरिंग प्रोग्राम डिजाइन कैसे करते हैं? क्या कोई फिक्स्ड रूल है? नहीं, इसका डिजाइन पूरी तरह से रिस्क असेसमेंट पर आधारित होता है। कोई एक साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला नहीं है। आपको अपनी फैसिलिटी, अपनी प्रोसेस, अपने इक्विपमेंट, अपने ऑपरेशंस, पिछला डेटा और आपके यहाँ कौन से माइक्रोब्स आमतौर पे मिलते हैं, इन सबको समझना होगा। अच्छा, हर किसी के लिए अलग होगा? हाँ, इसी समझ और रिस्क असेसमेंट के बेस पर तय होता है कि सैंपल कहाँ से लेना है, कितनी बार लेना है, किस मेथड से लेना है, और माइक्रोबियल सैंपल्स के लिए उन्हें कैसे इंक्यूबेट करना है। और ये रिस्क असेसमेंट कोई एक बार करके भूल जाने वाली चीज नहीं है। इसे रिव्यू भी करना होता होगा? बिल्कुल, इसकी नियमित रूप से समीक्षा करनी होती है ताकि मॉनिटरिंग प्रोग्राम हमेशा रेलेवेंट और इफेक्टिव बना रहे। मॉनिटरिंग में अलर्ट और एक्शन लिमिट्स होती हैं। क्या इनमें कुछ नया है 2022 में? लिमिट्स तो अभी भी पार्टिकल्स और माइक्रोब्स के लिए दी गई हैं, जैसे पहले थी, लेकिन नया ये है कि अलर्ट लेवल कैसे तय किए जाएं। हाँ, ये कैसे तय होते हैं? अभी ये क्लीन रूम की जो शुरुआती क्वालिफिकेशन हुई थी, उसके नतीजों पर आधारित होने चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, समय के साथ जो ट्रेंड डेटा मिलता है, मतलब नतीजे कैसे बदल रहे हैं, उसके आधार पर इन अलर्ट लेवल्स को रिव्यू भी करते रहना चाहिए। अच्छा, और एक्शन लिमिट्स? एक्शन लिमिट्स तो डॉक्यूमेंट में दी गई हैं, लेकिन अगर आपकी सीसीएस या ट्रेंड डेटा ये कहता है कि आपको ज्यादा सख्त लिमिट्स रखनी चाहिए, तो आप वो भी लागू कर सकते हैं। इसका मतलब अलर्ट लेवल एक तरह की वार्निंग है और एक्शन लिमिट मतलब अब कुछ करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही। अलर्ट लिमिट हमें बताती है कि शायद कुछ गड़बड़ होने वाली है, सिस्टम अपनी नॉर्मल स्टेट से थोड़ा डेविएट हो रहा है। ये एक चेतावनी है कि भाई ध्यान दो। जबकि एक्शन लिमिट पार होने का मतलब है कि हमारी कंट्रोल स्ट्रैटेजी सीसीएस में कहीं कोई कमी रह गई है या कोई बड़ी प्रॉब्लम हुई है, और अब तुरंत इन्वेस्टिगेशन और करेक्टिव एक्शन लेना होगा। ये लिमिट सिर्फ नंबर नहीं है, ये पूरी सीसीएस का हिस्सा है। पहले 5 माइक्रोन म्यूएम या उससे बड़े पार्टिकल्स पर खास ध्यान दिया जाता था। क्या वो अब भी उतना ही जरूरी है? हाँ, बिल्कुल। 2022 संस्करण भी जेरस 5.0 म्यूएम पार्टिकल्स की मॉनिटरिंग को बहुत जरूरी मानता है। ये कण अक्सर किसी बड़ी गड़बड़ी, जैसे एचवीएस सिस्टम में प्रॉब्लम, फिलिंग इक्विपमेंट में खराबी, या फिर मशीन सेटअप या ऑपरेशन में किसी गलत प्रैक्टिस का पहला सिग्नल होते हैं। अच्छा, ये अर्ली वार्निंग्स जैसे हैं? हाँ, बिल्कुल। अगर ये कण लगातार मिल रहे हैं, भले ही कम संख्या में, या अचानक बढ़ जाते हैं, तो ये जांच का विषय होना चाहिए। ये सिस्टम के लिए एक तरह से अर्ली वार्निंग सिस्टम का काम करते हैं। आपने ट्रेंड डेटा का जिक्र किया। रुझानों की निगरानी पर 2022 संस्करण में क्या खास है? इसका मतलब क्या है, थोड़ा और समझाएंगे? हाँ, 2022 संस्करण इस पर बहुत क्लियर है। अब सिर्फ ये देखना काफी नहीं है कि लिमिट क्रॉस हुई या नहीं, आपको डेटा के पैटर्न को देखना होगा। पैटर्न को? जैसे क्या अलर्ट या एक्शन लिमिट क्रॉस होने के इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं? क्या रिजल्ट्स लगातार अलर्ट लिमिट के पास आ रहे हैं? क्या कभी कभी एक्शन लिमिट क्रॉस होती है जिसका कोई नॉर्मल कारण लगता है, जैसे मान लीजिए हमेशा मेंटेनेंस के बाद?
क्या एनवायरनमेंट में मिलने वाले माइक्रोब्स के टाइप या उनकी संख्या में कोई बदलाव आ रहा है? इन ट्रेंड्स पर नजर रखने का मतलब है कि आप प्रॉब्लम के सीरियस होने का इंतजार नहीं करते। आप पैटर्न में किसी भी गिरावट या बदलाव को जल्दी पकड़ते हैं और उसका कारण पता लगाते हैं। ये ज्यादा प्रोएक्टिव तरीका है। हाँ, ये तो वाकई ज्यादा प्रोएक्टिव लगता है। अच्छा, अब ग्रेड ए और बी एरिया जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल होते हैं, उनकी मॉनिटरिंग के बारे में क्या निर्देश है? ग्रेड ए एरिया, जहां प्रोडक्ट सीधे एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है, उसकी मॉनिटरिंग लगातार होनी चाहिए। लगातार मतलब जब तक क्रिटिकल काम चल रहा है तब तक पार्टिकल्स 0.5 म्यूक्रॉन और 5 म्यूक्रॉन दोनों की मॉनिटरिंग बिना रुके चलती रहनी चाहिए। सैंपलिंग की स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, कम से कम 28 लीटर पर मिनट या 1 क्यूबिक फुट मिनट, ताकि कोई भी इंटरवेंशन, कोई क्षणिक घटना या सिस्टम में गिरावट तुरंत पकड़ी जा सके। और अलर्ट आने पर? हाँ, अगर अलर्ट लेवल क्रॉस होता है तो तुरंत अलार्म बजना चाहिए। ग्रेड बी के लिए भी इसी तरह की कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की सिफारिश की जाती है। हालांकि सैंपल लेने की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन इतनी जरूर होनी चाहिए कि कंटामिनेशन में किसी भी बढ़त या सिस्टम की गिरावट का पता चल सके। यहां भी अलर्ट पर अलार्म बजना चाहिए। ठीक है। और माइक्रोबियल मॉनिटरिंग में क्या कोई जरूरी बदलाव है? हाँ, एक बड़ा बदलाव है। ग्रेड ए में जब क्रिटिकल प्रोसेस चल रही हो, जैसे दवा भरना, तब लगातार वायबल एयर मॉनिटरिंग यानी जीवित माइक्रोब्स की मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। लगातार कैसे? इसके लिए आप कंटिन्यूअस एयर सैंपलर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सेटल प्लेट्स, खुली पेट्री डिश। ग्रेड बी के लिए भी इसी तरह के अप्रोच पर विचार करने को कहा गया है, खासकर अगर ग्रेड बी का माहौल ग्रेड ए को अफेक्ट कर सकता है। ये तो 2008 से ज्यादा सघन निगरानी हुई। हाँ, ये 2008 की तुलना में ज्यादा सघन निगरानी पर जोर है। सेटल प्लेट्स के लिए भी कहा गया है कि उन्हें ग्रेड ए और बी में ऑपरेशन की पूरी अवधि के लिए खुला रखा जाना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम 4 घंटे तक ही। और ये टाइम भी वैलिडेटेड होना चाहिए ताकि प्लेट में मीडिया सूख न जाए। आजकल रैपिड माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड्स आरएमएम की भी काफी बात हो रही है। क्या एनेक्स 1 इन्हें बढ़ावा दे रहा है? हाँ, बिल्कुल। सेक्शन 9.28 में मैन्युफैक्चरर्स को साफ तौर पर एनकरेज किया गया है कि वो माइक्रोबियल कंटामिनेशन का जल्दी पता लगाने के लिए सूटेबल, रैपिड या ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम्स को अपनाने पर विचार करें। अच्छा, तो अब पारंपरिक तरीकों के अलावा ये भी यूज कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि पारंपरिक तरीकों में नतीजे आने में कई दिन लग जाते हैं। आरएमएम से नतीजे बहुत जल्दी मिल सकते हैं। इससे किसी भी प्रॉब्लम पर तुरंत एक्शन लिया जा सकता है और प्रोडक्ट के लिए रिस्क कम हो जाता है। लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है? शर्त यह है कि इन नए तरीकों को अपनाने से पहले उनका पूरी तरह से वैलिडेशन करना होगा, ये दिखाने के लिए कि वो पारंपरिक तरीकों जितने ही अच्छे हैं या उनसे बेहतर है। समझ गई। तो अगर हम अब पूरी बात को समेटें तो 2022 और 2008 के बीच मुख्य अंतर क्या-क्या हुए? हाँ, तो मुख्य अंतर हैं। पहला, सीसीएस और क्यूआरएम का सेंटर स्टेज पर आना। अब सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं, बल्कि एक पूरी रिस्क बेस्ड कंट्रोल स्ट्रेटजी सीसीएस और क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट क्यूआरएम जरूरी है। हाँ, ये सबसे बड़ा बदलाव है। दूसरा, फोकस सिर्फ मेजरमेंट से हटकर ओवरऑल कंट्रोल स्ट्रेटजी पर आ गया है। तीसरा, क्वालिफिकेशन सेक्शन 4 और मॉनिटरिंग सेक्शन 9 को साफ तौर पर अलग कर दिया गया है। चौथा, रिस्क असेसमेंट और डेटा ट्रेंड्स के एनालिसिस पर बहुत ज्यादा जोर है। पांचवां, ग्रेड डी में इन ऑपरेशन पार्टिकल लिमिट अब रिस्क बेस्ड है। हाँ, वो फिक्स्ड नहीं रही। छठा, पार्टिकल काउंटर जैसे इक्विपमेंट की क्वालिफिकेशन पर ज्यादा डिटेल है। सातवां, ग्रेड ए और बी में पार्टिकल्स और माइक्रोब्स के कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग पर जोर है। और आठवां, रैपिड माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड्स आरएमएम को अपनाने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि ये सब मिलकर स्टेराइल दवा निर्माण के लिए एक ज्यादा मॉडर्न, ज्यादा डिटेल्ड और ज्यादा इंटीग्रेटेड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना रहे हैं। अब फोकस सिर्फ एंड प्रोडक्ट की टेस्टिंग पर नहीं, बल्कि पूरी प्रोसेस के दौरान कंटामिनेशन को रोकने पर है। सही कहा। यह दिखाता है कि कैसे नियम, साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ कदम मिला रहे हैं। अब एक होलिस्टिक, प्रिवेंटिव यानी निवारक और रिस्क बेस्ड अप्रोच ही स्टेराइल प्रोडक्ट्स की सेफ्टी और एफिकेसी पक्का करने का सबसे अच्छा तरीका माना जा रहा है। निश्चित रूप से। ये पूरी चर्चा बहुत ही जानकारी भरी रही और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, हम देख रहे हैं कि सेंसर टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स, ऑटोमेशन, ये सब कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भविष्य में क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि स्टेराइल एनवायरनमेंट की मॉनिटरिंग और कंट्रोल में और भी क्रांतिकारी बदलाव आएंगे? क्या ऐसा मुमकिन होगा कि हम रियल टाइम में, शायद माइक्रोबायल लेवल पर भी कंटैमिनेशन के रिस्क का पता लगा सके, इससे पहले कि पारंपरिक तरीके उसे पकड़ पाए? ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर सोचिएगा जरूर।
अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प